हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चैप्टर को आगे बढ़ाना है। आप सब सामने देखेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन। कल बेटा मैंने एक चीज पेंडिंग छोड़ दी थी कि टीवीसी की शेप वो इन्वर्टेड एस शेप क्यों है। बेटा, कल ना हमने ये देख लिया था कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, टीवीसी बढ़ तो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कभी 6 से बढ़ा, देन 4 से, 5 से, 9, 11। यार ये क्या है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं बढ़ रहा। अब समझाते हैं बेटा इस चीज को। बेटा कल मैंने बोल दिया था इसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये चीज को आराम से समझना, ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने प्रोडक्शन चैप्टर इस बार रिवीजन में नहीं कराया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का याद आना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेटा मैं वो याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 7-8 मिनट मेरे आज इसी में निकलेंगे। कोई नहीं, निकल जाने तो, लेकिन समझना बहुत अच्छे से। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता था कि अगर आप फिक्स्ड फैक्टर को बिल्कुल कांस्टेंट मान लो, ठीक है जी। मैंने मान लिया फिक्स फैक्टर, मेरे पास दो मशीन है, दो हैं और दो ही रहेंगी। फिक्स फैक्टर को बिल्कुल कांस्टेंट मान लो और वेरिएबल फैक्टर में कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते चले जाओ, तो होगा क्या। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ नेगेटिव रेट। और क्यों होगा ऐसा मैं याद भी करा देता हूं सब कुछ, ठीक है ना। पहले वही याद कर लो, फिर इसके बारे में भी विचार कर लेंगे। बेटा अगर मैंने फिक्स्ड फैक्टर को बिल्कुल कांस्टेंट मान लिया, मेरे पास दो मशीनें और दो ही रहेंगी, बदलनी नहीं जा सकती, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को मैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जाऊं, तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है। क्यों बेटा, एक आदमी रखा, मशीन दो है, मान लो मेरे पास दो मशीन है, कटिंग की एक स्टिचिंग की। आदमी है क्या, अब क्या करता है, थोड़ी देर कटिंग करता है, थोड़ी देर स्टिचिंग का काम करता है, थोड़ी देर कटिंग करता है, थोड़ी देर स्टिचिंग का काम करता है। लगभग अगर 6 घंटे वर्किंग आ रहा है तो 3 घंटे कटिंग पे दे रहा है, 3 स्टिचिंग पे दे रहा है। कोई भी मशीनरी फुली एग्जॉस्ट नहीं हो रही, फुली यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है जी। तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, पर अभी मजा नहीं आया एक आदमी रखने पर। जैसे ही मैंने दूसरी लेबर रखी, अब एक को काम दे दिया सिर्फ कटिंग कटिंग और दूसरा सिर्फ स्टिचिंग स्टिचिंग कर रहा है, और दिख रहा है भैया दोनों मशीनें फुली यूटिलाइज हो रही है, 6 के 6 घंटे चल रही है। भैया क्या अब प्रोडक्ट का बढ़ना लाजमी है क्या, नहीं है। अब प्रोडक्ट का बढ़ना लाजमी है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे पहले के कंपैरिजन में। पहले तो समय खराब हो रहा था, थोड़ी देर इस मशीन थोड़ी देर उस मशीन। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं और वेरिएबल फैक्टर बढ़ते हैं, शुरू में टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। अगर एक आदमी ने 10 यूनिट बनाई होगी ना, तो दो ने 20 नहीं बनाई होगी, दो ने बनाई होगी 30, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मैंने तीसरा आदमी लाया, क्या होगा भैया, मशीनें तो दो ही हैं, मशीन तो नहीं बढ़ी। अब क्या होगा, अब एक आदमी थोड़ा बहुत खाली बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। भाई रोल रिवर्स जरूर हो सकते हैं, पहले ए बैठ गया मशीन पर, ए हटा, थोड़ी देर बी बैठ गया, रोल रिवर्स जरूर हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है ना, एक आदमी समय बर्बाद करके चार, मैंने और बढ़ा दिया आदमी चार, तो भैया कुछ और हासिल थोड़ी हो जाएगा, अब दो बर्बाद करके जाएंगे समय। यही होगा ना, यही होगा। और उसके बाद अगर मैंने 5 या 6 कर दिया आदमी, तो भैया ऐसा भी हो सकता है जितनी एफिशिएंसी आ रही हो वो भी गिर जाए, जो पहले दो आदमी का आउटपुट आ रहा था वो भी आना बंद हो जाए। क्योंकि गप्पों में ज्यादा एंगेज हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में, सबको लगेगा तू क्यों नहीं कर रहा काम, मैं क्यों करूं। सब एक दूसरे की देखा दिखाई खाली बैठने शुरू हो जाएंगे। तो यही बात है कि भैया शुरू में प्रोडक्ट बढ़ता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, बाद में डिक्रीजिंग रेट, और बाद में नेगेटिव रेट पर बढ़ता है। कुछ कुछ तो याद आएगी, ठीक है ना जी। नहीं गया, मैंने काफी क्लियर करने की कोशिश करी जितना मैं भी समझा सकता हूँ, ठीक है जी। अब बेटा यही बात ना कॉस्ट में ना बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। सुनना जी बात को जरा आराम से। बेटा जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है ना एट अ इंक्रीजिंग रेट, मुझे ना कॉस्ट बढ़ती हुई बिल्कुल नहीं दिखती, मुझे लगता ही है कॉस्ट बढ़ रही है। भैया मैंने एक आदमी को सैलरी दी 10,000 रुपए, प्लीज सामने देखना चाहिए। मैंने पहला आदमी आया, मैंने उसको सैलरी दी 10,000, मान लो उसने 10 यूनिट बनाई।
लेकिन जैसे ही दूसरा आदमी आया, यूनिट बढ़कर 30 हो गई, सैलरी अभी भी उसको भी 10,000 रुपये महीना ही देनी है। सारे लड़कों को सैलरी 10,000 रुपये महीना देनी है। मुझे यार सैलरी चुभी नहीं, क्यों नहीं चुभी? पहले ने 10 यूनिट बनाई थी, दोनों ने मिलकर 30 बनाई, मेरी एक्सपेक्टेशन 20 की थी। मुझे तो कॉस्ट कभी बढ़ती हुई नजर आएगी नहीं शुरुआत में, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिचुएशन बड़ी खराब होगी। मैंने जब तीसरे को दिए 10,000, मैंने देखा आउटपुट तो बड़ा ही बहुत कम। 2 ने मिलकर 30 बनाए थे, 3 ने मिलकर 35 ही बनाए, 4 ने मिलकर 38 ही बनाए। वहां मुझे कॉस्ट चुभनी शुरू हो जाएगी बेटा, ठीक है जी। और जब 5 और 6 तक जाऊंगा तो हालात वर्स्ट हो जाएंगे। पता लगेगा 5 ने भी मिलकर 35 बनाए, 3 भी मिलकर 35 ही बनाते थे, वो चुभनी शुरू हो जाएगी। तो बेटा कॉस्ट के साथ ना कहानी उल्टी है। देखो यहाँ आउटपुट बढ़ता था पहले इंक्रीजिंग रेट पर, सुनना मेरी बात बहुत आराम से गौर से सुनना। आउटपुट बढ़ता था पहले इंक्रीजिंग रेट पर, फिर डिक्रीजिंग रेट पर, फिर नेगेटिव रेट पर। यहाँ तीनों बातें उल्टी लिखनी है। कॉस्ट शुरू में बढ़ती है कांस्टेंट रेट पर, या कह लो नेगेटिव रेट पर। शुरू में तो कॉस्ट बढ़ती भी नहीं नजर आती, ये बड़ी 6, ये बड़ी 4 ही, बढ़ती भी नहीं नजर आती, क्योंकि दो ही आदमियों ने मिलकर 30 यूनिट बना दी। मैंने तो 10,000 ही सैलरी दी, मुझे लगता कुछ भी नहीं बना, कुछ भी कॉस्ट नहीं बढ़ी मुझे तो चीज की। एक आदमी को मैं 10,000 दे रहा था, 10 यूनिट बना रहा था, मैंने 2 को 10,000 दिए, लेकिन बना दी इन्होंने 30। मुझे कॉस्ट हमेशा गिरती हुई दिखाई देती है शुरू में, बाद में कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ था इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। यहाँ पहले बोलना डिक्रीजिंग, दोबारा बोलना कांस्टेंट। यहाँ कॉस्ट 4 से बड़ी, यहाँ 5 से बड़ी, लगभग लगभग कांस्टेंट है। और उसके बाद कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बंदे काम नहीं कर रहे होते। समझ में आई बात? यहाँ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव है, यहाँ पहले ही नेगेटिव है, दोबारा कांस्टेंट है, दोबारा बढ़ती हुई दिखती है कॉस्ट। और यही हो रहा है, शुरू में 6 है, ये 4 हुई, ये 5 हुई, और ये फिर 9 से बड़ी और 11 से बड़ी। समझ में? घूम फिर के पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? बिल्कुल ओके। बढ़ जाएं आगे बेटा। अभी आज का अब पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे कराना है, वो कराना है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। और पेपर में मस्ट कम क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। समझते हैं चीज को बेटा। सबसे पहली बात जो आप इसमें लिखोगे, वो लिखोगे टीएफसी की शेप के बारे में। कैसी है टीएफसी की शेप? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट जो आप लिखोगे टीसी और टीवीसी की शेप के बारे में। बेटा टीवीसी की शेप क्या है? इन्वर्टेड एस, ठीक है जी। टीसी की शेप क्या है? वो भी इन्वर्टेड एस है, ठीक है ना जी। बेटा याद होगा कल हमने बात की थी, टीसी कैसे बनता है? टीवीसी प्लस टीएफसी। टीएफसी तो हमेशा ही कांस्टेंट है, टीएफसी तो हमेशा ही कांस्टेंट है, तो टीसी में जितना भी चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? टीवीसी की वजह से। जैसे टीवीसी की शेप है वैसे ही तो टीसी की शेप है। दोनों कैसे हैं देखने में? इन्वर्टेड एस शेप कर्व है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? इन दोनों की शेप पर एक एक पॉइंट हो गया। तीसरी बात आप लिखोगे एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मेरी तरफ देखेंगे जी, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, वैसे तो मैंने शौकिया लिख दिया। इतनी सी बात, at zero level of output TC is always equivalent to TFC। क्यों ऐसा क्यों? जीरो लेवल पे TC और TFC क्यों बराबर होते हैं रौनक? जीरो लेवल पे TC और TFC क्यों बराबर होते हैं? बिकॉज TVC इज जीरो। TVC जीरो होता है ना, मैं दिखाई देता हूं, खाली भगाते नहीं है। एक सेकेंड दो, मुझे ये देखो जी, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी कितना है? जितना टीएफसी है, बिकॉज टीवीसी इज जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 पॉइंट रिलेशन के बिल्कुल क्लियर हुए। आगे बढ़ जाओ बेटा। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि बड़े काम की बात है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी
and TVC is always and always constant and it is always equivalent to TFC। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन। मैं बेटा मैथमेटिकल इक्वेशन से इस बात को प्रूव कर देता हूं, टीसी टीवीसी और टीएफसी के बराबर होता है ना। अगर मैं टीवीसी को इधर ले जाऊं तो ये किसके बराबर है, टीएफसी, और टीएफसी तो फिक्स है, 0 पे भी 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 3, 4, 5, 6, जितनी मर्जी बना लो 12 ही है। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा, हमेशा हर पॉइंट पे बराबर होगा, और वो हमेशा किसके बराबर है, टीएफसी के। तो मैंने गलत बोला कुछ, ठीक है ना जी। 4 पॉइंट डन। 5वां पॉइंट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी is always increasing and it is always equivalent to TVC। अगेन मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करा, बेटा टीसी इन दोनों के बराबर है, टीसी अगर मैं टीएफसी को इधर ले आऊं माइनस में चला जाएगा। मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं बढ़ता रहेगा, क्योंकि टीवीसी हमेशा बढ़ता ही तो रहता है, टीवीसी हमेशा बढ़ता ही तो रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हर लेवल पे बढ़ता चला जाएगा और हमेशा किसके बराबर होगा, टीवीसी के। ठीक है, पक्का से। बेटा मैंने 5 प्रॉपर्टी बताई और ऐसा कोई हाय तौबा नहीं है, कोई भी हाय तौबा नहीं। देखना चाहोगे दोबारा बताओ, बिल्कुल क्लियर हो गए। पहली प्रॉपर्टी टीएफसी, दूसरी इन दोनों की शेप के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, इन्वर्टेड एस शेप कर्व, ठीक है जी। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी हमेशा टीएफसी के बराबर है क्योंकि टीवीसी 0 है, ठीक है जी। इन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा टीएफसी है। इन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमेशा टीवीसी के बराबर है, हमेशा इंक्रीजिंग है। खत्म, सो सिंपल। बढ़ जाए आगे, आओ जी। बेटा कल हमने इन तीनों पर बात की है, आज बेटा थोड़ी सी चर्चा और बढ़ेगी। आज बात करेंगे एएफसी पर। एएफसी किसके बराबर है, टीएफसी अपॉन क्यू, एबीसी टीवीसी अपॉन क्यू, एसी या एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, टीसी अपॉन क्यू और एएफसी प्लस टीवी, एएफसी प्लस एबीसी। लो पुत्र जी, बेटा पेपर में आ जाता है डिफाइन एएफसी, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे भाई मैंने फुल फॉर्म थोड़ी पूछी, डिफाइन एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो मुझे भी पता है। क्या लिखोगे, एवरेज वर्ड को रिप्लेस कर दो पर यूनिट से, क्या लिखेंगे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं पर यूनिट ही तो निकाल रहा हूं, एक यूनिट का ही तो आएगा तब मैं क्यू से डिवाइड कर दूंगा। तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़े आगे, पक्का से। अब बेटा यहाँ ना आपको सोचना पड़ेगा कि एएफसी की वैल्यू क्या आएगी। क्यों मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, बेटा यूनिट में मान लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, और कल भी मैं देख रहा था टीएफसी हमेशा कांस्टेंट है, 12 है, 12 है और 12 है और 12 ही रहेगा। अब बेटा देखो तो सही एक बार एएफसी कितना आएगा। बेटा एएफसी पहले लेवल पे फिनाइट, इनफिनाइट, फिर 12, 6, 4, 3, 2.42, ये दिख रहा है भैया, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन टीएफसी फिक्स्ड ही है, तो इसी वजह से एएफसी गिरता ही चला जा रहा है और गिरता ही चला जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गिरता ही चला जा रहा है। बेटा
अगर यूनिट्स बढ़ती चली जा रही है और एएफसी गिरता चला जा रहा है, जो चीजों के बीच इनवर्स रिलेशन होती है, तो कर्व कैसा होता है हमेशा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसा होता है हमेशा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, कैसा बनेगा बता देता हूं बेटा। ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, लेकिन इसकी एक स्पेसिफाइड शेप बनेगी बेटा, कुछ ऐसा बनेगा ये डाउनवर्ड स्लोप। बनाकर देख लेना। इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, बम का गोला, नाम ही ऐसा है। ऐसा लगता है बम फोड़ दिया और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, समझ में आती है बात? अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, पेपर में अगर आ गई तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा बेटा। एएफसी कर्व सुनना, काम की बात। एएफसी कर्व किसी भी लेवल पे ना तो एक्स एक्सेस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सेस को टच करेगा। किसी भी लेवल पे ना एक्स एक्सेस को टच करा देना, ना वाई एक्सेस को टच करा देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर ली है, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर ली है, ठीक है बेटा। किसी भी यूनिट पे, किसी भी यूनिट पे, इधर देखो जी, एक्स एक्सिस को क्यों नहीं टच करेगा मैं बता रहा हूं। किसी भी यूनिट पे क्या एएफसी कभी आपको लगता है जीरो हो जाएगा? अगर जीरो हो जाएगा, ये है जीरो लाइन, तो टच करेगा। अगर जीरो हो जाएगा, आपको लगता है जीरो हो जाएगा? सुनो, नहीं हो सकता जीरो। क्यों नहीं हो सकता? सुनना, एएफसी को जीरो होने के लिए टीएफसी को जीरो होना है। अगर न्यूमरेटर जीरो का तभी तो पूरी फिगर जीरो होगी। टीएफसी कभी जीरो हो सकता है? मैं कह रहा हूं इवन एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम टीएफसी। जीरो पे भी 12 है जो, वो कभी जीरो हो सकता है? टीएफसी कभी जीरो हो सकता है क्या? ये कभी जीरो होगा? फिक्स कॉस्ट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो क्या अगर जब जीरो हो ही नहीं सकती, क्या कभी ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है एएफसी? पहले तो ये बताओ। नहीं कर सकता। वाई को भी नहीं कर सकता। अब वाई को क्यों नहीं कर सकता ये भी समझ लो बेटा। वाई को क्यों नहीं कर सकता? यहां पर हमने कॉस्ट लिया है 2 4 6 8 10 12। भाई अगर अगर इसको टच करना है तो अब आप ये समझो, जीरो यूनिट जब भी आपने प्रोड्यूस करी, एएफसी इनफिनाइट है, एफसी इनफिनाइट है। अगर भाई ये जीरो होगी तभी तो कोई टच करेगा। ये यहां से भी जीरो कभी नहीं, ना तो ये एक्स एक्सेस को टच कर पाएगा, ये ना ही कभी वाई एक्सेस को टच कर पाएगा। ठीक है ना जी? अब आप जीरो यूनिट पे मुझे इनफिनाइट ड्रॉ करना है, जीरो यूनिट पे इनफिनाइट कहां ड्रॉ? भाई एक पे 12 ड्रॉ करना है, एक पे 12 तो ड्रॉ कर दिया 12 के सामने, ठीक है जी। दो पे 6 ड्रॉ करना है, कर दिया। तीन पे जो भी ड्रॉ करना है कर दिया। जीरो पे फाइन इनफिनाइट कहां ड्रॉ करो? इनफिनाइट कोई वाई एक्सेस पे तो पॉइंट होता ही नहीं। जब वाई एक्सेस पे नहीं होता तो बेटा वाई एक्सेस को टच कैसे कर देगा ये? समझ में आ रही है बात? ना तो ये इसलिए एक्स एक्सेस को टच कर सकता ना वाई एक्सेस को। दोनों का लॉजिक है, दोबारा बोल रहा हूं एक बार सुनना बेटा। एक्स एक्सेस को टच क्यों नहीं कर सकता? एक्स एक्सेस बेटा ये जीरो पॉइंट है, जीरो लाइन, ठीक है ना जी। अब ये देखो, ये गिरता हुआ तो दिखाई दे रहा है, 12 6 4 3 2.4 12 6, मैं गिराई जा रहा हूँ गिराई जा रहा हूँ। अगर ये जीरो होगा तो टच करेगा। भैया जीरो हो ही नहीं सकता। मैंने बताया टीएफसी जीरो नहीं हो सकता। एएफसी जीरो तभी हो सकता है जब टीएफसी जीरो, है ना। टीएफसी जीरो नहीं हो सकता तो भैया लाइन कभी टच नहीं हो सकता। दूसरी बात बेटा, मैं जीरो आउटपुट पे एएफसी को देखता हूं, ये इनफिनाइट है, ये है जीरो आउटपुट और ये है कॉस्ट की लाइन। इनफिनाइट कभी भी वाई एक्सेस के ऊपर नहीं है। वाई एक्सेस के ऊपर होगा तभी तो भैया यहाँ पॉइंट मिलेगा। क्लियर है मुझे बात? अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आकाश बेटा एबीसी की मैंने अभी बात करी थी, पर यूनिट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी बेटा। जैसा आपको शेप टीवीसी देती है, जैसी बात अभी हमने टीवीसी में समझी, लगभग सेम बात हमें एबीसी में भी समझनी है। ठीक है जी, जैसी बात समझे, कोई मुश्किल बात नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात नहीं।
अगर मैं एक सेकंड पूछ बेटा, मेरे एग्जाम्पल में सामने देखो जी प्लीज, मेरे एग्जाम्पल में आउटपुट ऐसे ही बढ़ रहा था और टीवीसी ऐसे ही बढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। अब बेटा एबीसी के एंगल से सोचो, देखो जो बात टीवीसी में सेम बात एबीसी में भी है। पहले कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट है, फिर वो कॉस्ट कहीं ना कहीं गिरेगी और फिर वो बढ़ना शुरू कर देगी। ये बात यहां पर भी है। 6 डिवाइडेड बाय 1, 6, 10 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके आपने कॉस्ट निकाली। अब कॉस्ट निकाल ली, पहले ये कॉस्ट गिरी, फिर ये कॉस्ट कांस्टेंट हुई और फिर इस कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया। यही वो कॉस्ट है, गिरी, कांस्टेंट हुई, बढ़ना शुरू कर दिया। यही बात मैंने अभी यहां पर भी बोली थी। बेटा अगर इसका कर्व बनाना हो तो कर्व कैसा होगा, कर्व कैसा होगा ये आराम से सुनना। बेटा कर्व कैसा होगा, पहले कहीं कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिरी, कांस्टेंट हुई और बढ़ गई। यानी कि बेटा ये कुछ और नहीं, एक यू शेप्ड कर्व होगा, एक यू शेप्ड कर्व। बिल्कुल ओके, समझ में आती है बात? ठीक है जी बेटा, मैं ना सोच रहा हूं थोड़ा सा कम करा दूंगा, पर उतना भी नहीं कि मेरा टारगेट और पीछे हो जाए। बस मैं एसी की शेप तक तो बताकर जाऊंगा। एसी की शेप कैसी होती है बेटा, एसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, और कुछ लोग एसी को ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं ए बी सी प्लस ए एफ सी। ठीक है जी। अगेन जो बात बेटा कल टोटल कॉस्ट में बोली गई थी वो बात मैं दोबारा बोलूंगा। टोटल कॉस्ट में किस सारी शेप किसकी वजह से होती है, टीवीसी की वजह से, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट होता है। सेम बात आपको बता देता हूं, एसी की सारी शेप एबीसी की वजह से होती है। जो सारी बातें एबीसी में वो सारे गुण एसी में भी है। आओ इस चीज को भी वेरीफाई कर देते हैं बड़ा अच्छे से और बड़ा जल्दी से। बेटा एसी के एंगल से बात सुनो जी। अभी एएफसी निकाला हमने, गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था, ये अभी निकाली। एसी कॉस्ट देखो, 12 और 6 18, 6 और 5 11 और जोड़ते चले जाओ। पहले कहीं कॉस्ट है, फिर ये कॉस्ट गिर रही है, कॉस्ट कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़नी शुरू। दिखाई दे रहा है? पहले कुछ कॉस्ट आई, फिर वो कॉस्ट गिरी, फिर वो कॉस्ट कांस्टेंट हुई और फिर बढ़नी शुरू। दिखाई दे रहा है? तो बेटा कर्व कैसा होगा, समझदार को इशारा। कर्व कैसा होगा, कहीं कॉस्ट है, गिरी, कांस्टेंट हुई, बढ़नी शुरू, यू शेप्ड कर्व। ठीक है। पर बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिर्फ शेप पता होने से कुछ नहीं होता। अगर शेड्यूल नहीं पता होगा ना, अगर पेपर में एसी, एएफसी और एबीसी की रिलेशन आ गई, आधे से ज्यादा को तो यही नहीं पता डायग्राम बनाना कैसे। आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा डायग्राम बनाना कैसे। ठीक है। तीसरी ट्राई है मेरी कॉस्ट समझाने की, इसके बाद कभी कोई ट्राई नहीं होगी। बड़ी जेन्युइन ट्राई है, और आप पूरी जान लगाओ, मैं पूरी जान। ठीक है। बस एक आखिरी बात कंफर्म करते रहो, इन सब की शेप कैसी कैसी है मुझे ये बता दो। इसकी शेप इनवर्स एस शेप, ये भी इनवर्स एस शेप, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भैया अगर ये कांस्टेंट रहता है और क्वांटिटी बढ़ती चली रहती है, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है, तो भैया गिरती जाएगी। भाई एएफसी हमेशा गिरता जाता है, हमेशा गिरता जाता है, लेकिन जो इसकी शेप बनती है वो एक स्पेशल शेप बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक यू शेप्ड कर्व है और ये भी एक यू शेप्ड कर्व। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बच्चों बाय।